एक कागज मैला सा। लेखक प्रमोद कुमार सिंह। बसंती की तबीयत आज सुबह से ही कुछ नासाज थी। न बुखार था, न जुकाम, न सिर दर्द, न जिस्म टूट रहा था। फिर भी कुछ ठीक नहीं लग रहा था। लगभग 10 बजे पति दफ्तर गए और बिटिया मेघा कॉलेज चली गई। बसंती ने थोड़ा विश्राम किया, लेकिन शारीरिक परिस्थिति में कुछ परिवर्तन होते न देख उन्होंने कॉलेज में फोन किया और प्रिंसिपल से एक दिन की छुट्टी मांग ली। हल्का सा भोजन करके वे लेटने ही वाली थीं कि घंटी बजी। उन्होंने दरवाजा खोला। बाहर डाकिया खड़ा था। उसने वासंती को एक मोटा सा लिफाफा दिया और दूसरे फ्लैट की ओर मुड़ गया। वासंती ने दरवाजा बंद किया और धीमे कदमों से शयन कक्ष में आई। लिफाफे पर उन्हीं का पता लिखा था और पीछे की ओर खत भेजने वाले ने अपना पता लिखा था। हिंदी IC 3480 कैप्टन अक्षय कुमार द्वारा 56 APO। वासंती हस्ताक्षर से अच्छी तरह परिचित थी। अक्षरों को हल्के से चूमते हुए उन्होंने अधीर हाथों से लिफाफा खोला। अंदर 3-4 मैले से मुड़े हुए पन्ने थे। पत्र काफी लंबा था। वे आराम से लेट गईं और पत्र पढ़ने लगी। मेरी प्यारी माँ, प्रणाम। काफी दिनों से मेरा पत्र न आने से आप मुझसे खफा अवश्य होंगे, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि आज मेरा पत्र देखते ही आपने उसे कलेजे से लगाकर धीरे से चूमकर कहा होगा, अक्षय मेरे बेटे। माँ, यह लिखते समय मैं यूं महसूस कर रहा हूँ जैसे आप यहाँ मेरे पास हैं और मेरे गालों को हल्के से चूम रही हैं। दरअसल जब मैं छोटा था तो आप रोज मुझे सुलाते समय मेरे गालों को चूमकर कहा करती थी, कैसा पागल राजा बेटा है मेरा बेटा। सो जा मुन्ने, आराम से सो, कल स्कूल जाना है। अक्षु बेटे को जल्दी उठना है, स्कूल जाना है, अब सो भी जा बेटे। और फिर मैं शीघ्र ही सपनों के देश में पहुंच जाता था। दिन भर स्कूल में मस्ती, शाम को क्रिकेट और उसके बाद माहिम के तरणताल में भरपूर तैरने के बाद रात को जब मैं खाने की मेज पर बैठता तब आप मुझे डांट कर दुलाकर किसी तरह खाना खिलाती थी। अरे हाँ, याद आया माँ, कल मुझे सचमुच ही बहुत जल्दी उठना है। जल्दी यानी ठीक 2 बजे। हाँ माँ, सच कह रहा हूँ, सचमुच सुबह 2 बजे। काम ही कुछ ऐसा है कि उठना ही पड़ेगा। वैसे इस वक्त रात के 10:30 बज रहे हैं और मुझे सो जाना चाहिए, लेकिन माँ मुझे नींद ही नहीं आ रही है। लगभग 8 बजे से मैं करवटें बदल रहा हूँ, लेकिन नींद कोसों दूर है। इस वक्त मैं बहुत उत्तेजित हूँ माँ। किसी से बातें करने को मन कर रहा है और यहाँ मैं अकेला हूँ। नींद की प्रतीक्षा करते हुए हृदय में यादों का बवंडर, अकेला, बिल्कुल तन्हा। यादों के बवंडर में बचपन याद आया। आप आई और आंखें नम हुई। मैं उठा और अपना झोला खोला। नीचे ठुसे हुए कुछ मैले से मुड़े हुए कागज निकाले, सिलवटें ठीक की, धीरे से झोले की आड़ लेकर टॉर्च चलाई और लिखा, मेरी प्यारी माँ। माँ, यहाँ पर रात को रोशनी करना मना है। अगर सावधानी ना बरती जाए तो गोली चल जाती है। माँ, मुझे मालूम है कि तुम्हें मैले मुड़े हुए कागज नहीं भाते, लेकिन क्या करूं, मजबूरी है माँ। आज आप कृपया मेरी भाषा पर ना हंसें। जो भी मैंने लिखा है पढ़ लें। मैं आप जैसा हिंदी का प्राध्यापक तो नहीं, मैं तो एक फौजी हूँ, एक फौजी कप्तान, बॉम्बे इंजीनियर्स ग्रुप का अध्यक्ष अक्षय कुमार, एक युवा कप्तान। अरे हाँ, इस कप्तान शब्द से कुछ याद आया। 8वीं में उत्तीर्ण होकर मैं 9वीं में दाखिल हुआ था। शाम का समय था। मैं क्रिकेट खेलने के लिए निकलने ही वाला था कि हेडमास्टर जी आधम के। उन्होंने मुझे रोका और आपसे कहा, वासंता जी कृपया अपने पुत्र को संभालिए, दिन भर शरारतें करता है, पढ़ता नहीं है। बहन जी, यह आपका बेटा है, एक प्राध्यापिका का बेटा, इसलिए मैंने इस वर्ष इसे किसी तरह उत्तीर्ण कर दिया है, अन्यथा आपका लाडला फेल हो जाता। लेकिन अगले वर्ष मैं सहायता नहीं कर सकूंगा, क्षमा करें, आप जाने। और आपका बेटा। यह सब सुनकर आप आग बबूला हो उठी और मुझे डांटते हुए बोली, अक्षय शर्म कर, आखिर तुम क्या करना चाहते हो? नहीं पढ़ना चाहते हो तो मत पढ़ो।
यहीं रहो और चौपाटी पर पानी पूरी की दुकान खोल लो। बेशर्म कहीं के। और आप इसे बाहर होकर आपने मुझे पहली बार मारा था। गालों पर आपकी उंगलियों के निशान से लेकर मैं चीखते हुए बाहर निकला कि मुझे नहीं पढ़ना, मुझे बंदूक चलानी है, फौज में जाना है, कप्तान बनना है। और माँ ठंड के मारे लिखते लिखते उंगलियां जाम हो गई हैं। यहाँ इतनी ठंड पड़ती है कि क्या बताऊं। अब इस मार्च के महीने में तो कुछ कम है, लेकिन ठंड के मौसम में मुंह से शब्द बाहर निकलते ही जमकर बर्फ हो जाते हैं। माँ एक बार यहाँ आइए, हजारों फुट की ऊंचाई पर, तब आपको पता चलेगा ठंड किसे कहते हैं और बर्फ क्या होती है। वैसे अब बर्फ काफी हद तक पिघल गई है। पहाड़ों के पत्थरों, दरख्तों की शाखाएं और यहाँ वहाँ हरी घास भी दिख रही हैं। नजदीक बहने वाली हिम नदी से पानी बहने की आवाज बर्फ की ऊपरी सतह के नीचे से आ रही है। हिम नदी पर अभी भी बर्फ की मोटी सतह है, लेकिन उसके नीचे तेज बहता हुआ बर्फीला पानी। परंतु बर्फ की ऊपरी सतह में कहीं कहीं दरारें पड़ गई हैं और बर्फ पिघलने से छोटे बड़े छेद भी प्रकृति ने बना दिए हैं। दृश्य बड़ा ही मनोहरी है माँ, लेकिन हिम नदी के उस छोर पर दुश्मन बैठा है। नदी का पाट बड़ा नहीं है, किंतु दूसरे किनारे पर एक ऊंचा पहाड़ है। उस पर्वत के बीच से एक चोटी बाहर निकली है, तोते की चोंच जैसी, और चोंच में दुश्मन बैठा है, बिल्कुल हमारे सिर पर, हमें हर क्षण घूरता हुआ। हमारी जरा सी आहट होते ही हमारी तरफ गोलियों की बौछार करता। हमें आगे बढ़ना है, उस चोंच को तहस नहस करना है और दुश्मन का सफाया कर सामने वाली घाटी को दुश्मन के चंगुल से छुड़ाकर अपना तिरंगा वहां लहराना है। काम आसान नहीं है। हम यहाँ से एक गज भी आगे नहीं बढ़ सकते। दुश्मन के पास मशीन गनें तो हैं ही, शक्तिशाली तोपें भी हैं, जिनसे वे हवाई जहाज को भगा सकते हैं अथवा मार गिरा सकते हैं। परिस्थिति गंभीर है। दुश्मन का सफाया करने के लिए, इस चोटी को बारूद से उड़ाने के लिए ब्रिगेड ने हमारी इंजीनियर्स कंपनी को यहाँ भेजा है। हम यहाँ लगभग 20 दिनों से बैठे हैं, लेकिन अभी तक कामयाबी हासिल नहीं हुई है। अलबत्ता यहाँ आने से पूर्व हमने कोशिश जरूर की थी। 15 दिन पहले मेरा वरिष्ठ अफसर मेजर दयाल अपने साथ 8 जवानों को लेकर आधी रात को हिम नदी पर चल पड़ा। सब जवानों ने सफेद वर्दी पहन रखी थी, जूते भी सफेद थे। हिम नदी पूरी तरह बर्फीली थी। मेजर दयाल आधे रास्ते तक पहुंचा ही था कि ऊपर से फायरिंग शुरू हुई। सबने बर्फ में छिपकर अपनी जान बचाई और उसी समय मेजर दयाल के अर्दली सिपाही राम सिंह को फायरिंग की वजह मालूम हुई। मेजर की सफेद जर्सी के गले के नीचे एक काला पट्टा था। राम सिंह ने अपनी जर्सी साहब को दी और उनकी खुद पहन ली। फिर दुश्मन को चकमा देने के लिए खुद एक रास्ते से और बाकी जवानों को दूसरे रास्ते से पीछे हटने को कहा। 2 घंटे बाद सब लौट आए, लेकिन सिपाही राम सिंह। खैर, इन 20 दिनों में परिस्थिति काफी बदल गई है। बर्फ काफी पिघल गई है और हिम नदी की ऊपरी बर्फीली सतह में गड्ढे पड़ गए हैं। बर्फ की ऊपरी सतह और नीचे बहने वाले पानी के मध्य कुदरत ने काफी जगह बना दी है। इसी जगह का फायदा उठाते हुए बर्फ की सतह से नीचे दुश्मन की नजरों से बचकर तेज बहते हुए बर्फीले पानी को चीरकर हमें दूसरे तट पर पहुंचना है। माँ, पानी इतना ठंडा है कि अगर आदमी असावधानी से गिर पड़े तो कुछ क्षणों में ही वह जमकर आइसक्रीम बन जाएगा। लेकिन 3 दिन पहले हमें दिल्ली से बर्फीले पानी में तैरने के लिए विशिष्ट पोशाक मिली है। साथ में पानी में रहकर भी गीला न होने वाला गोला बारूद, बंदूकें, टॉर्च, प्लास्टिक के झोले और खाने की डब्बा बंद वस्तुएं भी मिली हैं। माँ, जिस क्षण की प्रतीक्षा हर फौजी को होती है, वह क्षण आज मेरे जीवन में आया है। जिस क्षण के लिए हम फौज में भर्ती होते हैं, प्रशिक्षण पाते हैं, वेतन पाते हैं, वह क्षण अब मुझसे थोड़ी ही दूर पर है। मुझे उस क्षण का बेसब्री से इंतजार है, इसीलिए मैं उत्तेजित हूँ और मुझे नींद नहीं आ रही है। आज दोपहर को इस मिशन के लिए, जिसे हमने ऑपरेशन पैरेट्स बीक नाम दिया है, मेरा चयन हुआ है। हाँ तो माँ, अब थोड़ी ही देर बाद रात के ठीक 2 बजे मैं वह विशिष्ट पोशाक पहनकर हिम नदी में बनी दरार के जरिए पानी में कूदूंगा। तेज बहते हुए पानी को किसी तरह चीरकर चट्टानों, पत्थरों और बर्फ का सहारा लेकर नदी का दूसरा किनारा पकड़ूंगा
और सावधानी से किसी दूसरी दरार से बाहर निकलूंगा। मेरी कमर में बंधी लंबी रस्सी का सहारा लेकर मेरे 4 जवान हथियार, गोला बारूद और बम लेकर मेरे पास आएंगे। उसके बाद उस चोटी के नीचे बारूद भरकर हम उसे उड़ा देंगे। संयोग से दूसरे तट पर खड़े हुए मनुष्य को दुश्मन देख नहीं सकता, क्योंकि वह बिल्कुल उसकी नाक के नीचे होता है। दूसरा यह कि दुश्मन यह ख्वाब में भी नहीं सोच सकता कि रात के अंधेरे में हिम नदी के नीचे से तैरकर इंसान दूसरे तट पर आ सकता है। माँ, यह समूची कार्यवाही 3:30-4 बजे तक होनी चाहिए। उसके बाद हमारी ब्रिगेड आगे बढ़ेगी और समूची घाटी पर कब्जा कर लेगी। मैं जानता हूँ कि काम खत्म है, लेकिन फिर भी मैं कामयाबी हासिल करके रहूंगा और इतिहास में अपना नाम सुरक्षित कर दूंगा। याद है माँ, कुछ वर्ष पूर्व हमने मेट्रो में एक सफल फिल्म देखी थी, द गन्स ऑफ नेवरॉन। यहाँ भी लगभग वही परिस्थिति है। फर्क इतना है कि वहाँ खौलता हुआ डरावना समुद्र था और यहाँ बर्फीली हिम नदी और बर्फीला पानी है। मैं जानता हूँ कि मुझे यह सब नहीं लिखना चाहिए, यह सब गोपनीयता और सुरक्षा के खिलाफ है। फिर भी आज शाम से ही मैं इतना रोमांचित हूँ कि किसी से कुछ कहने के लिए मन व्याकुल हो रहा है। फिर दुनिया में माँ के सिवा और कौन है जो बेटे की हकीकत सुनकर उसे दिल में छिपा सकती है। हो सकता है कि इस मिशन के बाद मुझे वीर चक्र मिले। मैं चाहता हूँ कि उस वक्त आप अपनी सहेलियों से और रिश्तेदारों से बड़े फख्र से कहें कि मेरे अक्षु ने ऐसा किया वैसा किया। आज मैं एक और अपराध कर रहा हूँ। मैं यह पत्र सेना के डाकघर के माध्यम से न भेजते हुए एक सिपाही के हाथ भेज रहा हूँ। यह सिपाही कल दिल्ली जा रहा है। बर्फ के प्रभाव से उसकी उंगलियां गल गई हैं। दिल्ली पहुंचते ही वह इस पर टिकट लगाकर किसी लाल डिब्बे में डाल देगा। हो सकता है यह लिफाफा आपको 3 दिनों में ही मिल जाए। सेना के डाकघर से यह आपको शायद 15 दिन बाद मिले। अरे बाप रे, आधी रात हो गई है, थोड़ा सोना चाहिए। अच्छा माँ, बाकी बातें अगले खत में लिखूंगा। सच कहता हूँ, आपसे बातें क्या हुई, मन शांत हो गया। अरे हाँ, अच्छा हुआ कि कुछ याद आया। मैंने बीमा की एक किस्त शायद नहीं भरी है। पिताजी से कहकर भुगतान करवा देना। मेरे लिए खाने की कोई चीज ना भेजें, रास्ते में दिल्ली वाले चोर सब खा जाते हैं। कोई अच्छा उपन्यास अवश्य भेजें, यहाँ पढ़ने के लिए सिर्फ फिल्म पत्रिकाएं ही हैं। मेघा से कहना कि मन लगाकर पढ़ाई करे, उसे डॉक्टर जो बनना है। आप दोनों अपनी तबीयत का ख्याल रखें। ज्यादा दौड़ धूप करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब मैं बड़ा हो गया हूँ, फौजी कप्तान हूँ, आप सबकी देखभाल कर सकता हूँ। अच्छा माँ, अब मैं सोता हूँ। आंखें अपने आप बंद हो रही हैं। माँ, बस एक बार, सिर्फ एक बार मेरे गालों को चूम कर कहो, कैसा पगला राजा बेटा है मेरा मुन्ना। सो जा बेटे, सो जा, कल जल्दी जो उठना है। आपका प्यारा अक्षय। अक्षय के पत्र के आखिरी अक्षर तो वासंती के आंसुओं में ही धुल गए। उन्होंने आंखें पोंछी, मन शांत किया, आखिरी पंक्तियां फिर से पढ़ी और अक्षय शब्द को चुनकर बोली, बिल्कुल पागल है मेरा राजा बेटा। उसी वक्त घंटी खनकी और वासंती के मुंह से अनायास शब्द फूट पड़े, अक्षु बेटा रुक, मैं आ रही हूँ। उन्होंने दौड़कर दरवाजा खोला। दरवाजे पर अक्षय नहीं था, लेकिन उसी की रेजिमेंट का एक युवा अफसर खड़ा था। वह वर्दी पहने था, सिर पर पी कैप थी। उसने वासंती को सैल्यूट करते हुए धीरे से पूछा, कैप्टन अक्षय कुमार? जी हाँ, अक्षय का ही घर है। आप? मैं उसकी माँ हूँ। वैसे अभी घर में कोई नहीं है, साहब दफ्तर गए हैं। मेघा कॉलेज में है और अक्षय तो सीमा क्षेत्र में तैनात है। तबीयत नासाज थी इसलिए मैं रुक गई, अन्यथा मैं भी कॉलेज गई होती। आप अंदर आइए। अफसर हॉल से अंदर आया। उसने धीरे से कुछ इशारा किया। खुले दरवाजे से 2 सिपाही लोहे का एक बड़ा संदूक लेकर अंदर आए। उन्होंने उसे नीचे रखा और दोनों सावधान मुद्रा में खड़े हो गए। संदूक के बीचों बीच एक पी कैप रखी हुई थी और उसके सामने वाले भाग पर लिखा था, कैप्टन अक्षय कुमार, बॉम्बे इंजीनियर्स ग्रुप, इंजीनियर्स रेजिमेंट। यह सब क्या है? वासंती ने घबराकर पूछा। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। अक्षय का सामान है, अफसर धीरे से बोला। अक्षय कहाँ है? वासंती ने संदूक की ओर एकटक देखते हुए पूछा। अफसर कुछ नहीं बोला। उसने अपनी टोपी उतार दी और वह जमीन ताकने लगा। आप बोलते क्यों नहीं? अक्षय कहाँ है? यह सब क्या हो रहा है? अक्षय को क्या हुआ है? बोलिए, कुछ तो बोलिए, वासंती ने चीख कर कहा।
अफसर ने अपनी जेब से कागज का एक छोटा सा टुकड़ा निकाला जो मैला था और बुरी तरह मुड़ा हुआ था। अक्षय की वर्दी की ऊपरी जेब से यह टुकड़ा बरामद हुआ है। टुकड़ा गीला था, अब सूख चुका है, कृपया पढ़ लें। अफसर धीमी आवाज में बोला। थरथराते हाथों से वासंती ने कागज का टुकड़ा लिया। उस मैले से मुड़े हुए कागज के टुकड़े पर केवल 3 पंक्तियां लिखी थी। अगर मैं बढ़ूं मेरे पीछे आए, अगर मैं मुड़ूं मुझे शूट करें, अगर मैं मरूं मुझे भूल जाएं। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी तरह की ढेर सारी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नई कहानी के साथ। तब तक आप सब हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। बाय बाय, टेक केयर।